हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग अपने क्लास 11th के टॉपिक एडिशन ऑफ वेक्टर के लास्ट लॉ दैट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को लेकर आपके सामने है। पिछले दो लेक्चर्स में हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि हाउ टू अप्लाई द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड अनदर वन इज लॉ ऑफ पॉलीगन। नाउ द थर्ड लॉ ऑफ पैरेललोग्राम इज टू इम्पोर्टेंट। इसलिए टू इम्पोर्टेंट कि इस वाले लॉ में हम लोग ये निकालते हैं कि हमारे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा। आपको मैं याद दिला दूं कि पिछले दो वीडियोस में जिसमें लॉ ऑफ ट्रायंगल और लॉ ऑफ पॉलीगन के बारे में डिस्कस किया गया था, उसमें सिर्फ ये बताया गया था कि इनको ऐड करते कैसे हैं का मतलब कि जैसे लॉ ऑफ ट्रायंगल में मैंने बताया कि एक वेक्टर को हम लोग पहले दिखाएंगे, फिर पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल ऐड करेंगे और लास्ट में क्लोजिंग साइड जो है वो इन अपोजिट सीक्वेंस, ये वेक्टर ए हुआ, ये वेक्टर बी हुआ, तो ये अपोजिट सीक्वेंस में इसका क्लोजिंग साइड जो है वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन यहाँ हम लोग ये नहीं निकाल पाए हैं कि इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी क्या आएगा। सिमिलरली लॉ ऑफ पॉलीगन में भी यही देखा कि पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल जोड़ा, दूसरे वेक्टर के हेड से तीसरे वेक्टर का टेल जोड़ा, तीसरे वेक्टर के हेड से चौथे वेक्टर का टेल जोड़ा, और उसके बाद फाइनल क्लोजिंग साइड इन द अपोजिट सीक्वेंस इज द रिजल्टेंट। दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर सी, दिस इज वेक्टर डी। तो रिजल्टेंट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी. But we are unable to find out the magnitude of the resultant by these two laws. That's why we are using the parallelogram law of vector addition to find out the magnitude, and one more thing, that's the resultant vector makes an angle with any one of the vector. मतलब ये कि हम ये निकालेंगे कि रिजल्टेंट जो है वो हमारा कितना आएगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, और दूसरी बात कि वो किसी भी एक वेक्टर के साथ किस एंगल पर होगा। तो चलिए ये शुरू करते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में जैसा कि हमको नाम से ये बात क्लियर है कि यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाना है, तो हम पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स को दो गिवन वेक्टर से दिखाते हैं। मान लीजिए कि हमको दो वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करना है, तो इनको हम लोग पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड से दिखाएंगे। दो एडजेसेंट साइड से दिखाने के बाद हम लोग एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे कुछ इस तरीके से। हम लोगों ने एक पैरेललोग्राम जो है वो कंप्लीट कर लिया। मान लीजिए कि हमारा ये पैरेललोग्राम बना ए बी सी डी। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसमें कि दो वेक्टर जो कि हमको ऐड करना है, वेक्टर ए और वेक्टर बी को इस पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड से दिखा दिया गया है। दूसरी बात हमको ये पता है कि हमारे ये दो वेक्टर्स जो हैं ये सपोज दैट थीटा का एंगल बना रहे हैं। अब ये थीटा का एंगल बनाने का कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको इधर किनारे समझाता हूं पहले। क्योंकि हमको वेक्टर एडिशन का जो पर्पज है वो ये है कि सपोज करिए कि हमारे पास एक कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को पुल करने, खींचने के लिए हम लोग इस पे दो फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं। एक फोर्स मान लीजिए हमने F1 अप्लाई करा और दूसरा फोर्स हमने F2 अप्लाई करा। तो F1 एक वेक्टर है, F2 एक वेक्टर है, तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? तो इसका रिजल्टेंट लाने के लिए वही हमको यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा और हम लोग पैरेललोग्राम बनाकर फिर इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो इसी बात को हम लोग एलेबोरेट करते हैं इस वाले में। यही हमारा यूज है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोग इन दो वेक्टर्स को हमने थीटा पर अप्लाई करा दिया। अब इसमें हमको क्या निकालना है? रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए आप एक काम ये
कर सकते हैं या किया जाता है कि हम लोग इस वेक्टर बी को ट्रांसलेट कराकर यहां एज्यूम करते हैं बीसी साइड से। वेक्टर को यहां या यहां आप ट्रांसलेट करा सकते हैं, दैट इज द ट्रांसलेशनल प्रॉपर्टी। इसको यहां से ट्रांसलेट करा के हम लोगों ने ये एज्यूम किया कि यहां पर वो वेक्टर लगा हुआ है। तो ट्रायंगल लॉ अगर हम लगाएंगे तो ये फर्स्ट वेक्टर और ये हो गया हमारा सेकंड वेक्टर, और इसके ट्रायंगल लॉ के हिसाब से हमने इसको क्लोज किया और ये हमारा बन गया रिजल्टेंट। यानी कि ये ट्रायंगल लॉ के हिसाब से हमने बता दिया, और पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से यही बोलेंगे कि पैरेललोग्राम ABCD बना हुआ है, जिसमें AB साइड से वेक्टर A रिप्रेजेंट हुआ है और AD साइड से वेक्टर B रिप्रेजेंट हुआ है। तो इन दोनों के इनिशियल पॉइंट से जो डायगोनल स्टार्ट होता है पैरेललोग्राम का, वो डायगोनल जो है वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। फिगर आपके सामने है, आप ये देख के बात समझ भी सकते हैं कि सबसे पहले हमको एक पैरेललोग्राम बनाना है और पैरेललोग्राम में उसका डायगोनल बनाना है, वो वाला डायगोनल जो कि इन वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होता है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन कि हम लोग फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे, और हमको रिजल्टेंट जो कि ट्रायंगल लॉ और लॉ ऑफ पॉलीगन से मिल रहा था, वो रिजल्टेंट यहां भी मिल गया। लेकिन हमारा अगला टारगेट ये है कि हमको ये फाइंड आउट करना है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, एक बात। और अगर हम ये जानना चाहते हैं कि ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ एंगल कितना बनाता है, तो ये एंगल बना रहा है अल्फा, ये एंगल बना रहा है अल्फा, ये अल्फा भी हम कैलकुलेट करेंगे। यानी कि हमारा पर्पज हुआ दो चीजें कैलकुलेट करने का। नंबर 1, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, और नंबर 2, ये एंगल अल्फा जो कि वेक्टर ए के साथ बन रहा है, ये कितना होगा। हम एंगल जो ए के साथ निकाल रहा है वो हम बी के साथ भी निकाल सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक आप निकाल सकते हैं। ये इसलिए किया जाता है कि हमारे पास 3 चीजें नोन हैं। एक नोन है वेक्टर ए, दूसरा नोन है वेक्टर बी, और तीसरा नोन है इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा। तो हम जो भी चीज कैलकुलेट करने वाले हैं वो इन्हीं तीनों के टर्म में कैलकुलेट करने वाले हैं। क्योंकि यही 3 हमारी जानकारी में है, तो हम कोई भी चीज जब बताते हैं, कोई नई चीज बताते हैं, तो हमेशा उसको उन चीजों के टर्म में बताया जाता है जो कि हमको पहले से पता होती हैं। अब ये हमको ये 3 चीजें पता है, तो हमको रिजल्टेंट जो है इन्हीं तीनों के टर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। चलिए, इसके लिए अब रिजल्टेंट अगर हम निकालना चाहें तो इस पैरेललोग्राम में हमको कुछ सूझ नहीं रहा कि इसमें क्या करें। तो इसके लिए एक काम करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं पॉइंट सी से, और ए बी को आगे बढ़ाकर यहां मिला लेते हैं। यहां नाम दे देते हैं ई। अब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है AEC, जिसका हाइपोटेनस AC है, जो कि हमारा रिजल्टेंट है। हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद AEC, जिसमें हमारा जो रिजल्टेंट है वो इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस भी है। चलिए, कुछ हद तक हम लोग आगे बढ़ पाए कि एक चीज मिली, एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें कि हमको हाइपोटेनस कैलकुलेट करना है। तो यहां पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हम लिखेंगे कि इन ट्रायंगल AEC, इन ट्रायंगल AEC जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल AEC में हम लिख सकते हैं कि AC स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। अब मैंने जो ये बात बोली कि हम अननोन को नोन के टर्म में रिप्रेजेंट करने वाले हैं, तो यहां हमारे पास अननोन हमारा रिजल्टेंट है, दैट इज AC। ओके, यहां जिसको हम अलग से ले आए AE और CE, ये दोनों भी हमारे लिए अननोन ही हैं। तो फिर बात अटक रही है कि फिर उसको नोन के टर्म में कैसे लाया जाए। एक बात गौर करने वाली ये है कि ये पूरा AE हमारा अननोन नहीं है,
हमारे लिए ये पूरा ए जो है ये अननोन नहीं है, ए का कुछ पार्ट नोन है, ए बी तक नोन है, इसमें सिर्फ बी ई अननोन है। तो हम चलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी और प्लस बी ई का स्क्वायर और प्लस सी ई स्क्वायर। अब एक तो नोन टर्म हमको मिला ए बी जो है वो हमारा वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए बी हमको नोन टर्म मिल गया। लेकिन हमारे पास अभी भी दो अननोन है, एक बी और एक सी। बी और सी को निकालने के लिए हम एक चीज देखते हैं कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में एक, फिर मैं नीचे एक छोटा सा पैरेललोग्राम ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे, ये एक पैरेललोग्राम बना, ये एंगल हमको गिवन है थीटा। तो अगर हम इस साइड को थोड़ा आगे बढ़ा लें तो ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है, तो हमारा ये एंगल भी थीटा बनेगा। ये इस फिगर से हमको बात समझ में आ रही है कि ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा बनेगा। आई होप इट इज क्लियर। ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ का एंगल थीटा बना तो हमारा ये वाला एंगल भी थीटा ही बनेगा। सेम कॉन्सेप्ट से आप ये बात क्लियर कर सकते हैं। फिर अब हमको एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल भी यहाँ पे दिख रहा है, जिसकी मदद से हम लोग बीई और सीई को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ हमको दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल जो दिख रहा है बीई और सीई को फाइंड आउट करने के लिए, उसको हम यहाँ लिख लेते हैं और यहाँ से बी और सी फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं इन ट्रायंगल BEC, इन ट्रायंगल BEC विच इज ऑल्सो अ राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें भी हमको क्या नोन है भाई, तो इसमें नोन है BC। BC जो है वो BD के इक्वल है। यहाँ नोन है इस वाले ट्रायंगल में BC जो कि BD के इक्वल है, AD के इक्वल है। BC जो है वो AD के इक्वल है और AD का मैग्नीट्यूड हमको पता है वो B है। तो यहां से अगर हम ये देखना चाहते हैं कि हमको हाइपोटेनस मालूम है और कैलकुलेट करना है BE और CE, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में BE जो है वो बेस है, BE बेस है, हमको हाइपोटेनस पता है। तो हमको अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करना हो जिसमें कि बेस कैलकुलेट करना है, हाइपोटेनस और एक एंगल हमको मालूम है, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेस और हाइपोटेनस के बीच के रिलेशन को बताता है? थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए और ये याद करिए कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेस और हाइपोटेनस के बीच के रिलेशन को बताता है, ताकि हमको हाइपोटेनस मालूम है तो उस रिलेशन को लगाकर हम बेस निकाल पाएंगे। जहां तक आप सोच पा रहे होंगे कि वो होता है cos थीटा। तो यहां हम अगर cos थीटा इक्वल टू लगा दें तो cos थीटा इक्वल टू लिखेंगे BE अपॉन BC, यानी कि BE इज इक्वल टू BC cos थीटा, B इज इक्वल टू BC cos थीटा एंड दैट इज इक्वल टू B cos थीटा। चूंकि मैंने ये बताया कि BC जो है वो हमारा AD के इक्वल है और AD का मैग्नीट्यूड है B, तो हम BC cos थीटा को B cos थीटा लिख लिए। मैंने पहले कहा था कि हमको जो चीजें मालूम है वो है A, B और थीटा, तो हमने जो अननोन था BE उसको B और थीटा के टर्म में कैलकुलेट कर लिया है। अब आते हैं CE कैलकुलेट करने पर। तो आई होप आप ये बात समझ गए होंगे कि BEC ट्रायंगल में CE जो है वो परपेंडिकुलर है और हमको हाइपोटेनस पता है, तो जैसे यहाँ बेस और हाइपोटेनस के बीच का रिलेशन लगाया गया था वैसे ही यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच का रिलेशन लगाया जाएगा। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच का रिलेशन होता है साइन थीटा, तो हमने साइन थीटा इक्वल टू लगाया साइन थीटा CE बाई BC, CE बाई BC, यानी कि यहां से CE इक्वल टू हमको क्या मिल गया
तो c इक्वल टू मिल गया BC साइन थीटा, और BC की जगह हम लिख सकते हैं स्मॉल b, तो दैट इज द b साइन थीटा। यानी कि जो ये दो चीजें हमारे पास अननोन आ रही थी वो हम लोगों ने निकाल लिया है। तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। AC को हमने रिजल्टेंट लिखा हुआ है, ये रिजल्टेंट है, तो हम इसको लिख देते हैं r स्क्वायर। AB जो है इसका मैग्नीट्यूड है a। AB ध्यान से देखिएगा, सिर्फ AB अभी यहां लिखना है, उसका मैग्नीट्यूड है a, तो यहां हमने लिखा a, और BE जो कि हमने यहां निकाला हुआ है b cos थीटा, तो ये हो गया a प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस CE का स्क्वायर। CE हमने निकाला है b साइन थीटा, तो b साइन थीटा का स्क्वायर। अब हम इसको ब्रैकेट इसका ओपन करते हैं, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और प्लस 2 इंटू a इंटू b cos थीटा। ये पहले वाले ब्रैकेट की ओपनिंग हो गई, और आगे है b साइन थीटा का होल स्क्वायर, मतलब b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां से ये a स्क्वायर और प्लस इस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मिला के हम b स्क्वायर कॉमन लेते हैं, दैट इज द cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और बच गया 2ab cos थीटा। यहां जो ब्रैकेट में cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू होती है 1। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट जो आया, रिजल्टेंट का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू 1, मतलब b स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। यानी कि रिजल्टेंट आएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये हमारे रिजल्टेंट का फॉर्मूला आ जाता है, जो कि हमको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बता देता है। डायरेक्शन यहां से हम लोग ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल लिए। ठीक है, ये बात तो हो गई। लेट अस चेक। लेट अस चेक का मतलब ये कि जरा ये फॉर्मूला लगा के और देख लेते हैं कि इज इट करेक्ट और नॉट। तो इज इट करेक्ट और नॉट के लिए हम एक काम ये करते हैं कि दो वेक्टर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेते हैं। हम लोग इसको चेक करने के लिए दो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेते हैं। एक लेते हैं ये 4 यूनिट का डिस्प्लेसमेंट, पॉइंट ए से कोई पॉइंट बी गया, और यहां से ठीक परपेंडिकुलर एक डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं 3 यूनिट। यहां से ठीक हम लोगों ने परपेंडिकुलर, यानी कि इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री। तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट? तो अगर ट्रायंगल लॉ लगाएं तो पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल जुड़ा हुआ है, और बेसिक क्लास 9 के कॉन्सेप्ट से हमको ये पता है कि हमारा डिस्प्लेसमेंट फाइनल ये वाला हुआ। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट से हमको ये बात पता है कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में बेस जो है वो 4 यूनिट हो, परपेंडिकुलर 3 यूनिट हो, तो उसका हाइपोटेनस जो है वो 5 यूनिट हो जाता है। ओके, वेरी गुड। बेस है इसका 4 यूनिट, परपेंडिकुलर है 3 यूनिट, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं कि इसका हाइपोटेनस जो है वो 5 यूनिट होगा। आई एम नॉट अप्लाइंग दिस फॉर्मूला राइट नाउ। ये बात हम पहले दूसरे तरीके से डिसाइड कर लेते हैं, जो कि हम जानते हैं कि वो सही है। तो ये हमको मिल गया 5 यूनिट का। अब उसके बाद हम ये फॉर्मूला लगा के देखना चाहेंगे कि कितना होगा। तो ये 4 यूनिट वाला जो वेक्टर है, ये है हमारा, मान लीजिए वेक्टर ए, और ये 3 यूनिट वाला जो वेक्टर है वो है वेक्टर बी, और इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जो है वो बन रहा है 90 डिग्री। यानी कि इस फॉर्मूले में वेक्टर ए
equal to 4, B equal to 3 and theta equal to 90 degree. Now apply. So R is equal to under root of 4 square plus 3 square plus 2 into 4 into 3 into cos 90 degree. As we know that cos 90 की वैल्यू जो है वो 0 होती है, तो ये पूरी वैल्यू हमारी हो गई 0. ये पूरी वैल्यू कितनी आ गई? 0. तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास r इज इक्वल टू बचा अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 9 एंड आंसर इज 5. तो जो बात हम पहले से जानते थे वो हम इस फॉर्मूले के थ्रू ये प्रूफ कर पाए कि दिस इज करेक्ट. तो ये हुआ हमारा पैरेललोग्राम लॉ लगाकर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना. दूसरी बात मैंने बोली थी कि हमको ये वाला एंगल भी निकालना है. तो अब इसको मैं इरेज करूंगा और इरेज करने के बाद ये चीजें आप याद रखिएगा कि BE जो है वो हमारा B cos थीटा आया हुआ है और CE जो है वो B sin थीटा आया हुआ है. चलिए अब हम लोग अगला प्रोसीजर जो करने वाले हैं वो है कि हमारा रिजल्टेंट किसी भी एक वेक्टर, फॉर एग्जांपल यहां पर हमने लिया हुआ है वेक्टर A के साथ किस एंगल पर काम कर रहा होगा, या रिजल्टेंट जो है वो वेक्टर A के साथ कितना एंगल बनाएगा. नाउ कम टू द पॉइंट. अब इसके आगे हम ये देखने वाले हैं कि हमारा रिजल्टेंट जो है वो वेक्टर A के साथ कितना एंगल बनाएगा. यानी कि वी हैव टू कैलकुलेट tan अल्फा. अगर हम ट्रायंगल AEC लेते हैं, हमने ट्रायंगल लिया यहां पर ट्रायंगल AEC. ट्रायंगल AEC में हमको अगर tan अल्फा निकालना हो, tan अल्फा, तो tan अल्फा के लिए हम लिख सकते हैं CE बाई AE. tan अल्फा के लिए हमने लिखा CE बाई AE. अब फिर वही बात है कि CE और AE इन दोनों में हमको कैसे इसको रिप्रेजेंट करना है. तो अभी हम लोग पहले ये बात निकाल चुके थे कि CE इज B साइन थीटा, CE इज B साइन थीटा, और AE को हम लोगों ने लिखा था AB प्लस BE. मैं यहां फिर लिख देता हूं AB प्लस BE, और ये है B साइन थीटा डिवाइडेड बाई AB प्लस BE. AB है A और B है B cos थीटा. ये हमको tan अल्फा की वैल्यू मिलती है, जिससे हमको ये पता चल जाता है कि हमारा रिजल्टेंट जो है वो वेक्टर A के साथ कितना एंगल बना रहा है. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द रिजल्टेंट एंड वी कैन फाइंड आउट द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विथ एनी वन ऑफ द गिवन वेक्टर्स. तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि हम लोग वेक्टर जो है उसका रिजल्टेंट वेक्टर A के साथ कितना एंगल बना रहा है. अब आप ये भी कह सकते हैं कि ठीक है सर, वेक्टर A के साथ एंगल निकाल लिया, वेक्टर B के साथ कैसे लिखें. तो उसके लिए बहुत ज्यादा हमको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती है. हम यहाँ जो हमारा फॉर्मूला आया हुआ है इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं. मैनिपुलेट ये करते हैं कि आप ये देखिए कि यहाँ ऊपर क्या है. तो ऊपर है B साइन थीटा. मतलब ये हुआ कि जिस वेक्टर के साथ हम एंगल निकालना चाहते हैं उसको छोड़कर दूसरे वाले वेक्टर के साथ साइन का कंपोनेंट, जिस वेक्टर के साथ हम एंगल निकालना चाहते हैं उसको छोड़कर, यहां पर हमने एंगल निकाला था A के साथ, तो A को छोड़ दीजिए, B का साइन कंपोनेंट लिख दीजिए. उसी तरीके से अगर हम एंगल B के साथ निकालना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कि this angle is beta and we have to find out tan beta.
हम यहाँ निकालना चाहते हैं tan बीटा। तो tan बीटा के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम एंगल जो बीटा निकाल रहे हैं वो वेक्टर बी के साथ निकाल रहे हैं, तो बी को छोड़ दीजिए और यहाँ लिखिए a sin थीटा। डिनोमिनेटर में कैसे करना है, तो डिनोमिनेटर में करना है जिस वेक्टर के साथ एंगल निकाल रहे थे वो पूरा पूरा लिखा गया था, यहां जिसके साथ एंगल निकाल रहे हैं वो पूरा पूरा लिखा जाएगा, तो b, और प्लस दूसरे वाले वेक्टर का कॉस कंपोनेंट, जिसका ऊपर साइन कंपोनेंट लिखा हुआ है उसका नीचे कॉस कंपोनेंट, तो यहाँ हो जाएगा a cos थीटा। तो यहां से tan बीटा निकल जाएगा। ये हमने दो चीजें निकालनी कि what is tan alpha and tan beta, where alpha is angle made by the resultant with vector a and beta is the angle made by the resultant with vector b. Thank you, and that's all for today's.